औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, यूरोप के अंदर जो इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ तीसरी दुनिया के ममालिक से है। और तीसरी दुनिया के ममालिक जो है वो आपको मालूम है कि वहाँ पर हुक्मरान क्लास से लेकर नीचे के लेवल तक जो छोटे से छोटा हुकूमती एहलकार भी है वो करप्शन के अंदर जो है वो लिथड़ा हुआ है। और यही वजह है कि वहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल रहने पर जो है वो आमादा नहीं होती और वो मुल्क को छोड़ने पर मजबूर होती है और दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाती है। तो यही वजह है कि वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में करप्शन के मामलात हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर भी पाया जाता है कि शायद यूरोप के ममालिक और दीगर जो है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर करप्शन नहीं होती। यहाँ पर भी करप्शन होती है। और जैसे वो पंजाबी में कहा जाता है कि जिसका जहाँ कहीं हाथ पड़ता है वो अपने ताई पूरी जो है वो जिद्दोजहद करता है और करप्शन के जो है वो माल से पूरी तरह से जो है वो फ़ायदा उठाता है। इसी तरह से कि एक मिसाल जो है वो स्पेन के अंदर है। और स्पेन के अंदर ये मामला जो है वो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब उसके अंदर आकर जो है वो ज़्यादा तेज़ी उस वक्त आई कि जबकि यहाँ के बादशाह का जो है वो नाम करप्शन में आया। हालांकि बादशाह का ख़ानदान जो है वो ऐसा है कि वो नीट एंड क्लीन नहीं है, क्योंकि बादशाह के जो दामाद के ख़िलाफ़ और उसकी बेटी क्रिस्टीना के ख़िलाफ़ जो केस चला था और उसके अंदर जो है वो बादशाह के दामाद ने जो है वो एक जो है वो हुकूमती काम के अंदर जो है वो कमीशन का इर्तकाब किया था और उसके ज़िम्मन में उसको जेल भी हुई और गालिबन अभी तक वो जेल में है। तो ये जो है ये मामला जो है शाह के ख़ानदान के साथ जुड़े हुए थे। और दूसरा मामला जो बादशाह है वो उस वक्त ख़ान कार्लूस जो है वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ हुए कि जब वो एक अफ्रीकी मुल्क के दौरे पर गए और वहाँ पर वो हाथी का इलीगल शिकार जो है वो करते हुए पाए गए। तो उसके बाद भी जो है उनको मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सख्त जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। और फिर बादशाह का नाम जो है वो करप्शन में भी आया। लिहाजा बादशाह जो है यहाँ का ख़ान कार्लूस, उसके बारे में ये जान लीजिए कि वो 5 जनवरी 1938 को इटली के शहर रूम में पैदा हुए। और रूम में पैदा होने की क्या वजह थी कि वो दौर जो डिक्टेटर था फ्रांस का या स्पेन का जो डिक्टेटर था फ्रांको, उसका जो है यहाँ पर दौरे हुकूमत था और जो है बादशाही ख़ानदान को यहाँ से जो है वो अपनी जान बचाकर दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेना पड़ी थी। और वहाँ पर जो है ये मौजूदा बादशाह जो है इनके वालिद ख़ान कार्लूस के जो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस मौजूद हैं, तो वो बादशाह जो है वो उसी जलावतनी के दौरान जो है वो रूम के अंदर पैदा हुए, इटली के शहर में। और 1975 में ये बादशाह बने। और ये बादशाह कब बने कि जब डिक्टेटर फ्रांको की मौत हो गई, उसका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो गया, तो दोबारा ये स्पेन में आए और स्पेन में आकर जो है इन्होंने इक़्तिदार को संभाला। और ये बादशाह जो है ये 2014 में अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके ख़ानदान से जुड़ी जो मुतनाज़ा चीज़ें थी उनकी वजह से बादशाह की बादशाहत जो थी वो तनाज़ात का शिकार हो गई और बादशाह को जो है वो अपनी से जो है बादशाह से दस्तबरदार होना पड़ा। ख़ान कार्लूस इस एतबार से भी बहुत ही बदकिस्मत बादशाह हैं। मैं तो इन्हें जो है यूरोप का वो बहादुर शाह ज़फ़र करार देता हूँ कि जो इनकी यानी कि ये कैफियत थी कि पैदा भी जलावतनी के दौर में हुए और अब इनका अख्ताम भी जो है उम्र का, क्योंकि 82 साल तो इनकी उम्र हो गई है। अब मुझे लगता है कि बाकी की इनकी ज़िंदगी भी जो है वो जलावतनी के अंदर ही पूरी होगी। और ये जलावतनी जो है ये कोई सज़ा के तौर पर इनको नहीं मिली, बल्कि इन्होंने ख़ुद इख्तियार की है। और ये अभी चंद दिन पहले इन्होंने अपने बेटे के नाम, जो मौजूदा बादशाह है फ़िलिपे, उसके नाम इन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त में इन्होंने ये कहा कि वो इस मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं और अगर वकला इस्तगासा को तहकीकात के ज़िम्मन में उनसे राब्ते की ज़रूरत पड़ी तो वो राब्ते में रहेंगे, लेकिन वो अब इस मुल्क के अंदर जो है वो अपने क़याम को मज़ीद जो है वो नहीं रख सकते। और ये कहकर वो पूरी सरार तरीके से लापता हो गए। हालांकि बहुत से लोगों का ये शुरू में ख्याल था कि वो पता नहीं कहाँ लापता हो गए। बाज़ लोगों ने ख्याल ज़ाहिर किया कि वो डोमिनिकन रिपब्लिक चले गए हैं। फिर बाज़ लोगों ने उनके बारे में खोज लगाई तो पता चला कि पुर्तगाल में है। और फिर पुर्तगाल से ये पता चला कि वो अपने ज़ाती तैयारे में बैठकर अबू ज़बी पहुंच गए हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत है। और वहाँ के बादशाह ने जो है वो उनको एक महंगे तरीन होटल के अंदर रखा हुआ है कि जो जिसका एक रात का किराया जो है वो $11,000 है और या यूरो है, कि जहाँ पर वो इस वक्त क़याम पजीर हैं।
तो बादशाह की अब जो एक नई मंजिल के बारे में भी खबर आई है कि वो अबू धाबी से भी शायद फ्लाई करके न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में चले जाएंगे। इन बादशाह सलामत के खिलाफ जो है वो क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन बादशाह सलामत के ऊपर $100 मिलियन की कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। और वो किस मंसूबे के अंदर, जो मक्का से मदीना ट्रेन का मंसूबा था, वो चूँकि स्पेन की फर्म ने जो है वो मुकम्मल किया है और उसका नाम भी आबे है, जो तेज़ तरीन ट्रेन स्पेन में चलती है, वही ट्रेन जो है मक्का से मदीना तक का जो है वो मंसूबा था। और उसमें बादशाह सलामत ने मुबैना तौर पर $100 मिलियन की रकम ली है। इसी तरह से बादशाह सलामत ने बेशुमार तोहफ़ जो है वो रकूम की शक्ल में कतर के जो है वो शहजादों से भी वसूल किए हैं और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसी तरह से इनका एक जो है वो स्विस बैंकों के अंदर अकाउंटों का भी चर्चा है और एक स्विस बैंक के ख़िलाफ़ भी तहकीकात जो है इसी ज़मीन के अंदर जारी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है वो बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ जो है वो मामला था। तो चूँकि हमारे यहाँ तो होता ये है कि वहाँ पर जो है वो गरीब को पकड़ा जाता है या ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है कि जो बहुत ही कम दर्जे के होते हैं, यानी ओहदों के एतबार से, लेकिन कभी इस एतबार से, हालांकि यहाँ के बादशाह की हैसियत जो है वो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो आर्मी जितनी भी किस्म की है उनका हेड भी होता है। तो लिहाजा ये समझ लें कि ये यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे बादशाह होने के अलावा। तो वहाँ पर तो हमारे मुल्कों में तो तसव्वुर भी नहीं है कि हम किसी रिटायर्ड जनरल के ख़िलाफ़ भी जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर सके। आपके सामने मिसाल है कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो है वो मेहरान बैंक स्कैंडल के अंदर जो है उन्होंने सीने पर टेलीविज़न जो चैनल्स के ऊपर बैठकर हाथ मार मार कर सीने पर कहा था कि हाँ, मैंने सियासी जमातों में रकूम तकसीम की है, लेकिन आज तक किसी अदालत को उनको तलब करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो जुर्रत नहीं हो सकी। इसी तरह से कियानी साहब जो हमारे थे, जनरल कियानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप देख रहे हैं कि उनकी जो कैफियत थी कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के किसी जजीरे के ऊपर जो है वो शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके भाइयों के नाम पर भी जो स्कैंडल उठा था उस स्कैंडल के खिलाफ भी जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसी तरह से हमारे एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब जो है वो अपने ओहदे के बाद जो मुद्दत होती है उसको उन्होंने पूरा भी नहीं किया था और वो जाकर सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत करना शुरू हो गए थे, जो कि खिलाफ कानून थी। उसके ऊपर भी किसी को उनके बारे में पूछने की कोई हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह से कई और ओहदेदार हैं और कई और मुल्कों के अंदर भी यही कैफियत है। तो ये यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और यहाँ पर जब उनकी बेटी और उनके दामाद के खिलाफ अदालत में केस चल रहा था तो जज के ऊपर जो तस्वीर आवेज़ा होती थी वो इसी ख्वान कार्लोस की होती थी। और ख्वान कार्लोस जब तक बादशाह रहे थे इन्हें इम्यूनिटी हासिल थी, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो केसेस नहीं चल सकते थे। लेकिन जब ये दस्तबरदार हुए हैं तो यहाँ के कानूनी अदारे जो है वो तमाम उनके खिलाफ जो है वो सरगर्म अमल हो गए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है वो कार्रवाई शुरू की है। तो अब उस कार्रवाई के खौफ से बादशाह जो है वो खुद ही जलावतन हो गए हैं और इस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर, मैं तो एक एतबार से कहूँगा कि दर बदर फिर रहे हैं, क्योंकि आज ना उनका ओहदा उनके काम आ रहा है, ना उनका मनसब उनके काम आ रहा है। और जो उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, यानी कि सबसे बड़ा काम उनका ये था कि एक मजबूत डिक्टेटरशिप के बाद उन्होंने स्पेन को जो है वो एक जमहूरी बुनियादों के ऊपर खड़ा किया था, वो भी आज उनकी मेहनत जो है वो इस करप्शन से ज़रब खाकर ज़ीरो हो गई है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही आज की जो है वो ख़बर थी और यही आज का मौजू था कि यहाँ पर जो है यूरोप के अंदर कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हमारे मुल्कों की तरह का कानून नहीं है कि जहाँ पर जज भी जो है वो कई दफ़ा जो है, आप जस्टिस मुनीर से लेकर और साकब निसार और जस्टिस खोसा तक की तारीख पढ़ लें, जजों ने जो है वो हमेशा मुतनाज़ा जो है फैसले किए हैं और उनके भी जो कलम जो है वो किसी न किसी जगह पर आकर रुक जाती है, थम जाती है। अगर वही हिम्मत से काम लेते या पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो जो है वो किसी हिम्मत से काम लेते और जो है वो खुद विक्टिम ना बनते, खुद उनके अदालती कत्ल ना होते, खुद उनको जलसों में गोलियां ना मारी जाती, जिस तरह के लियाकत अली खान को गोली मारी गई, इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद को गोली मारी गई, तो ये सारी कैफियत जो है हमारे मुल्क के अंदर भी बदली होती। लेकिन चूँकि हम खुद जो है इस सारे मामले को बदलना नहीं चाहते और वहाँ पर तो हमारे ये फ़लसफ़ा जो है सबसे ज़्यादा कारफरमा होता है कि जब भी मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा लेता हूँ। और ये पाकिस्तान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये अल्फाज कहे थे और उसके इस कदर बड़े एतराफ़ गुनाह के बावजूद कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता।
तो ये यहाँ के और वहाँ के निज़ाम के अंदर फ़र्क है। यहाँ पर यह है कि बादशाह को दुम दबा कर भागना पड़ा है। अब देखिए आगे इसका ड्रॉप सीन क्या होता है, क्या बादशाह को वापस लाया जाता है या बादशाह को जो है इसी सूरत में जो है वो छोड़ दिया जाता है कि वो जलावतनी की ज़िंदगी बसर करे, और क्या उसे सज़ा होती है, ये अभी जो है तारीख़ वक्त और तारीख़ फ़ैसला करेगी। उस वक़्त तक हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि इसका फ़ैसला क्या होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।